बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एक बड़ा जलसा करने जा रही है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने 8 फरवरी को यौम सोग का ऐलान किया है प्रिंस करीम आगा खान साहब की वफ़ात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा सियासी इज्तिमा करने जा रही है सवाबी के मकाम पर, और मीनार पाकिस्तान पर जलसे की भी मुतमन्नी है और उसके लिए इजाज़तें मांगती फिर रही है। और आपने आलिया हमजा साहिबा का स्टेटमेंट भी सुन लिया कि अगर आप जलसा करने नहीं देंगे तो पूरे पाकिस्तान को जलसा का बना दिया जाएगा। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब होगी ये तमाम मामलात अचीव करने में, ये टारगेट अचीव करने में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक डिफाइनिंग मोमेंट है। क्योंकि याद रहे कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर खा नाकामियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो एहतजाज 24 या 26 नवंबर के हवाले से हो। अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जनाब हमाद अजहर साहब बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं और उनका ख्याल ये है कि मामलात अब इमरान खान के हक जाने वाले हैं। इमरान खान साहब को 2 महीने में रिहाई मिल जाएगी और अगर 8 फरवरी को बहुत बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर वोटर बाहर निकल आए तो ये इमरान खान साहब की रिहाई 2 हफ्ते में भी हो सकती है। देखिए, इस तरह के बयानात और इस तरह की गुफ्तगू पहले भी होती रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त इस हवाले से पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। हमने बहुत सी बातें आपके सामने रखी भी, एक दफ़ा फिर रखता हूं कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या फरमाते रहे, जरा सुन लीजिए। अब इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अप्रैल के महीने के एंड में खान साहब रिहा हो जाएंगे। सितंबर का महीना अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडयाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। अमीन खान अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, ओके फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है। तारीख गवाह है कि 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर भी आया। गंडापुर साहब अपने घर वापस भी तशरीफ ले गए और इस वक्त एज वी स्पीक खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हाउस में विराजमान है और मामलात हालात जूं के तू हैं। इसी असना में इमरान खान साहब को एक सजा भी सुनाई गई 190 मिलियन पाउंड केस में, और वो सजा 14 साल कैद बामुशक्कत है। याद रहे कि उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को भी इस मामले में सजा हुई है। एक बात हमेशा याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बातें की जाती रही हैं, खासतौर पर उस बयानिए के हवाले से जो कि जनाब इमरान खान पहले दिन से सामने लाए कि मैं तो एहतसाब करना चाहता हूं, मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूं, लेकिन पिछली उनकी हुकूमत की कारकर्दगी के अंदर मामलात बरक्स गए। करप्शन बदउनवानी का गढ़ पंजाब का सूबा बना और यहां से मामलात कहां तक गए ये सबको मालूम है। उस वक्त के DGISI और आज के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पंजाब के अंदर जो मामलात खराब हो रहे थे उनके हवाले से इमरान खान साहब को बतौर DGISI मुतला किया और अपने आर्मी चीफ को भी बताया, लेकिन उसके जवाब में इमरान खान साहब बरहम हुए और उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। याद रहे कि उन तमाम मामलात में जिक्र फरागोगी का आता है और वो सिरा उस वक्त की खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा तक जाता था। आरिफ अलवी साहब आज ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं करने दिया। ताज्जुब की बात है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर उन्होंने एहतसाब का अमल किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसके गवाह उस वक्त के DGFIA बशीर मेमन साहब हैं। उनके ऊपर किस तरह का दबाव था, इमरान खान साहब किस तरह का एहतसाब और किसके खिलाफ करना चाहते थे। ये बात तो एक साबिक ब्यूरोक्रेट की है। याद रहे कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने अक्टूबर 2022 में इमरान खान साहब के जो तरीका एहतसाब था या उनकी जो प्रेफरेंस थी एहतसाब की, उसके हवाले से क्या फरमाया, जरा सुनिए। मैंने जब खुद DGISI बना तो मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है, तो मैंने कहा सर मेरी नज़र ये हमारे मुआशी मसाइल हैं। बहरहाल इन्होंने सवाल पूछा, वो मेरी राय से मुत्तफिक नहीं हुए। उनकी नज़र में हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ तो इमरान खान साहब ने जो कुछ किया वो अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को जिस तरीके से नैब को ब्लैकमेल करके ISI के जरिए जनरल फैज़ हमीद साहब के जरिए मैनेज करके जिस तरह से आगे बढ़ाया, जिस तरह से लोगों को रंगेदा रौंद कर इक़्तिदार में आए और रौंदते ही चले गए,
ये मिसाल तो अपनी जगह मौजूद है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने रोका कि वो एहतसाब ना करें, तो ये बात फैक्चुअली गलत है। अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान साहब के दौर में उनकी किसी भी करीबी अजीज़ो अकारब ने बदनवानी नहीं की, तो बदकिस्मती से ये बात भी हकायक के बरक्स है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये चाहती है कि मुल्क में इनकलाब आ जाए और 8 फरवरी को इतने ज़्यादा लोग निकल आए कि इमरान खान साहब के सामने पाकिस्तान की हुकूमत खदेड़ी जाए जो आज मौजूद है, एस्टैब्लिशमेंट तकरीबन सरबसजूद हो जाए और मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकाला जाए और उन इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। ये तमाम मामलात अपनी जगह मौजूद हैं, ये किस हद तक काबिल अमल है और 8 फरवरी का एहतजाज या जलसा कितना बड़ा टर्निंग इवेंट बन सकता है, गेम चेंजर बन सकता है तहरीक इंसाफ के लिए कि नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अताउल्लाह तारर साहब। तारर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आई एम श्योर आप आज भी बहुत मसरूफ़ हैं। तारर साहब, अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से। एक अहम डेवलपमेंट है, क्या गवर्नमेंट महसूस कर रही है कि मौलाना साहब के उस बयान के बाद जो उन्होंने दिया कि नए इंतखाबात होने चाहिए और शायद कोई ग्रैंड अलायंस बन रहा है अपोजिशन का, उन्हीं खदशात को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म तशरीफ ले गए उनसे मिलने? देखिए, एक तो वज़ीर आज़म साहब का मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता है, बड़ी न्याज़मंदी है और आज की नहीं है, बहुत पुराना ये ताल्लुक है। और बुनियादी तौर पे तो मौलाना फजल रहमान की तीमारदारी के लिए हाजिर हुए थे और उनकी सेहत कुछ पीछे खराब रही उस हवाले से, मगर ऑब्वियसली ये कौमी मामलात पे, सियासी मामलात पे भी जो है वो बातचीत हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये कभी ये रिश्ता टूटा नहीं था और ये बड़ा मजबूत रिश्ता है और ये कायम रहा है। तो एक अच्छी मुलाकात हुई, अच्छे माहौल में हुई और मौलाना फजल रहमान साहब एक फितरी तौर पे हमारे पुराने एलाय भी हैं और हम समझते हैं कि उनकी अलाइनमेंट हमेशा हमारे साथ बड़ी अच्छी रही है। तो वो जिस साइड पे भी बैठे हों, चाहे ऑपोजिशन में हों, ट्रेजरी बेंचेस पे हों, वो हमेशा बड़ी शफकत करते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बहुत इज्जत एहतराम का रिश्ता रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बेहतरीन किस्म का हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है और उनकी इज्जत तकरीम हमेशा मनुज़ खातिर रही है। तो बस उनकी तीमारदारी करने गए थे जिसपे फिर बाकी कौमी और सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू हुई। तारिक साहब, आपने दुरुस्त कहा, बड़ा देरीना ताल्लुक है आपकी क़यादत का मियां नवाज शरीफ साहब का, मियां शहबाज शरीफ साहब का। अब कोई कंसर्न है हुकूमत का? जाहिर बात है किसी भी हुकूमत को अपोजिशन उतनी ही अच्छी लगती है जितना कोई हरीफ अच्छा लगता है। तो जाहिर बात है मौलाना साहब अगर का वज़न अगर किसी पलड़े में हो तो मसाइल भी होते हैं। मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में बहुत ताउन भी किया आपके साथ, आपने मुशावरत से 26वीं आईनी तरमीम भी कामयाबी से पास करवा ली। बहरहाल मौलाना साहब के खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो आपकी हुकूमत जिसके आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उसे वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। कितनी फोर्थ कमिंग मुलाकात थी मौलाना साहब से? क्या इन मामलात पर डिस्कशन हुई कि मौलाना साहब को ग्रैंड अलायंस बनाना चाह रहे हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या है मौलाना साहब के, या महज तीमारदारी ही हुई और चंद आम सियासी मामलात पे गुफ्तगू हुई? नहीं, देखिए, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब का हमेशा बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड बड़ा जायज रहता है और 26वीं आईनी तरमीम में भी अगर आप देखें तो उन्होंने बड़े जायज तरीके से और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद, बड़ी डिस्कशन के बाद, वो जिन शिकों को समझते थे कि इस पे इत्तेफाक राय होना चाहिए उस पे इत्तेफाक राय हुआ। तो उन्होंने बड़ा फाल किरदार अदा किया वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और आइन की मजबूती के लिए उन्होंने हमेशा बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़े एक्सपीरियंस है इस मामले में, बड़े फहम फरासत के मालिक हैं और इतनी स्पेसिफिक बात तो नहीं हुई बट ओवरऑल मुल्की हालात पे जरूर बात हुई है। और मौलाना फजल रहमान साहब एक उनका किरदार है मुल्की मामलात में। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो ये कहा है कि आप अपना फाल किरदार अदा करें इन मामलात के ऊपर, तो वो हमेशा ही एक अच्छी सोच रखते हैं और मुस्बत सोच रखते हैं। तो हमारी कोशिश है कि वो अपना किरदार फाल तरीके से अदा करते रहें। यानी कि कोई ऐसी, क्योंकि मुझे पता है ज़ाती नॉलेज में भी है कि मौलाना साहब की और जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की बड़ी बेतकल्लुफ़ी भी है, तमाम मामलात पे गुफ्तगू होती है। क्योंकि रिसेंटली मौलाना साहब ने कहा कि ये हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, तो मुझे डर था कि कहीं मियां शहबाज शरीफ साहब को वो मुंह पे ही ना कह दे कि मियां साहब मुस्ताफ़ी हो जाए। नहीं, बड़े कॉर्डियल माहौल में बड़ी गर्मजोशी से उन्होंने इस्तकबाल भी किया भी किया और
बड़े भाईचारे के साथ रवादारी के माहौल में मुलाकात हुई है। ठीक है, तो ऐसी तो कोई बात ना वहां पे हुई, ना कही, ना सुनी, ना कोई ऐसा मामला है। ठीक। अच्छा, 8 फरवरी का एहतजाज है तारड़ साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाह रही है और बहुत बड़ा जलसा बताया जाता है, सवाबी में उसकी तैयारियां हैं। वो लाहौर में भी जलसा करना चाहते हैं मीनारे पाकिस्तान पे, पंजाब हुकूमत उन्हें इजाज़त नहीं दे रही अब तक। अब सवाल यही होता है, तहरीक इंसाफ के दोस्त यही कहते हैं कि भाई अगर हम बिल्कुल गैर मकबूल है, हमारी कोई अहमियत नहीं है, तो हमें जलसे करने दिए जाएं, हमें एहतजाज भी करने दिए जाएं अगर हुकूमत इतनी मजबूत है तो। आप ये माहौल उन्हें प्रोवाइड क्यों नहीं करते तारड़ साहब? बड़े शौक से करें, सवाबी में करें, पेशावर में करें, मर्दान में करें, बड़े शौक से करें। मगर लाहौर में न्यूजीलैंड का मैच है उस दिन, तो अगर तो आप चैंपियंस ट्रॉफी को डिसरप्ट करना जो है उसकी नीयत से आएंगे तो कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी में खलल डालने के लिए लाहौर का चुनाव किया गया है। ये तो वो दहशतगर्दों की सोच है ना कि पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान वीरान हो जाएं और पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो सके। ये उस सोच की अक्कासी करता है इनका ये एहतजाज। जरूर करें, बाकी आपको आपका पूरा सूबा खुला है खैबर पख्तूनख्वा का, करें, वहां पे क्यों नहीं करते हैं? तो ये वहां पे भी देखें ना, जुनैद अकबर खान के साथ लड़ाई चल रही है, उसने जलसे के लिए मीटिंग कॉल की है और उसकी जलसे की मीटिंग पे इनके बहुत सारे रहनुमाओं ने शिरकत से माजरत की है। तो अब अली अमीन गंडापुर ग्रुप वर्सेस जुनैद अकबर ग्रुप, ये दो ग्रुप आपस में बन गए हैं और इन दो ग्रुपों ने लड़ाई शुरू कर दी है। तो ये अपने सूबे में इतने मुश्किल इनके हालात हुए, तो उन्होंने बाकी सूबों में क्या जलसे करने हैं और क्यों करने हैं? तारड़ साहब, आपकी बातों से तासुर होता है कि भाई वहाँ करें जलसा, इस्लामाबाद में ना करें। चले पंजाब में तो हम लाहौर में कह सकते हैं मैचेस हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल भी उनको बहुत सी शिकायतें हैं कि आप उनका एहतजाज होने नहीं देते। बल्कि वो तो अब ये कह रहे हैं कि एहतजाज आप करने दें या जलसा करने दें या ना करने दें। आज अमादत साहब का बयान है कि 2 महीने में इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और इनका तो ज्यादा ही निकल रहा है। ये बड़े अजीब से लोग हैं, पहले हमला कर देते हैं बंदूकों के साथ, असले के साथ, टीयर गैस के शेल्स के साथ, जलाओ गिराओ, आग लगा देते हैं। जब जब इस्लामाबाद आए हैं, या पीटीवी को आग लगाई है, या कब्रें खोदी हैं, या पार्लियामेंट का गेट तोड़ा है, या ग्रीन बेल्ट को आग लगा दी है, या यहाँ पे फायरिंग कर दी है। तो मुझे ये बताएं ना, ये कौन सा पुरअमन एहतजाज है? किस दुनिया के मुल्क में इजाजत होती है कि जी आप इस तरह का एहतजाज करें? तो ये बड़ी अजीब सी इनकी सोच है। और ये अपने सूबे में इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां पे ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां कर नहीं सकते, अपनी गवर्नमेंट है। जहां पे ये पुरतशद्दद कार्रवाइयां कर सकें, जलाओ घेराओ कत्लो गारत कर सकें, ये वहां पे जाते हैं, वहां का रुख करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कामयाब होंगे अपने डिजाइन के अंदर। तो इनकी एक बड़ी मनफी सोच है। तो ये पुरअमन रहने की गारंटी जब दे ही नहीं सकते, तो फिर इनको एहतजाज की इजाजत किस बात की दी जाए? और अपने सूबे में इतने कमजोर है कि आपस में बदस्तों गिरेबां हैं और ये कैपेसिटी नहीं है कि ये कर सके। तारड़ साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और वो इमरान खान साहब की कॉल का इंतजार करेंगे। हुकूमत का रिएक्शन वही होगा जो 24 और 26 नवंबर के दरमियान था? ये लास्ट टाइम भी इनके पास बंदे नहीं थे लॉन्ग मार्च के लिए। ये सरकारी मुलाजमीन लेके आए फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, इन्होंने बंदे इकट्ठे किए वहां से। तो ये इनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है एहतजाज की, जलसे की। लाहौर गए वहां नाकाम हुए, संजानी गए वहां नाकाम हुए, इस्लामाबाद आए वहां नाकाम हुए। तो ये मैं नहीं समझता कि ये लॉन्ग मार्च या जलसा करने की सकत रखते हैं। पॉलिटिकली ये डाउन एंड आउट है, ये हवा जरूर क्रिएट करते हैं, मगर इनकी डिवीजन इतनी हो चुकी हैं आपस में, और इतनी लड़ाइयां हैं और इतनी इन फाइटिंग है कि ये किसी एक चीज पे अग्री नहीं करते। इनके 10 लोग 10 मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो ये इनकी गीदड़ भपकी हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत की सेहत पे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात जनाब अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं। क्रिकेट का सीजन है, 15 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान का, उसका ऐलान हो चुका है। बगैर किसी लगी लपटे के कितना तगड़ी है हमारी टीम, और जो सिलेक्शन हुई है वो दुरुस्त हुई है या नहीं हुई। ब्रेक के बाद डॉक्टर नुमान न्याज हमारे साथ मौजूद होंगे। एक डायरेक्ट किस्म का सेगमेंट उनके साथ होगा, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान उसमें हिस्सा लेने जा रहा है, टाइटल का दिफा कर पाएगा या नहीं? आपके जहन में, मेरे जहन में, मैं कॉमन पाकिस्तानी हो और लेकिन एक क्रिकेट फ़ैन भी हूँ। इल्म क्रिकेट के हवाले से मेरा उतना ही है जितना एक क्रिकेट फ़ैन का होता है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है और ऑब्वियसली मेरा दिल यही करता है कि मेरी टीम, पाकिस्तान की टीम जीते, आउट परफॉर्म करे हर टीम को। लेकिन क्या ये ऑन पेपर हमें नज़र आ रहा है ऐसे ही है जिस स्क्वाड का ऐलान किया गया है? इसकी असेसमेंट क्या है? हार्श रियलिटी क्या है? लगी लिपटी नहीं बल्कि सीधी बात क्या है? ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द क्रिकेट एक्सपर्ट, मैं उन्हें कहूँ या सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहूँ, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ही नोज अबाउट क्रिकेट,
डॉक्टर नुमान न्याज साहब। डॉक्टर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, इट्स प्लेन एंड सिंपल, मैं बड़ी सादा सी आपसे बात पूछूंगा। पहले तो हम जरा, क्योंकि इसी पर आ जाए ना, हर किसी को उम्मीदें अपने घोड़ों से ही होती हैं कि घोड़ा कितना दौड़ेगा, आपका स्क्वाड कितना जबरदस्त परफॉर्म करेगा। दिस 15 मेंबर स्क्वाड, आप मुतमईन हैं, गुड सिलेक्शन या प्रॉब्लम्स हैं? देखें जी, सबसे पहले तो मुनीब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन बोर्ड आपके साथ शो में। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है ना, इससे पहले एक छोटी सी बात करूंगा कि पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, डिफेंडिंग चैंपियन है, वी वन इन 2017। लेकिन बहुत सारी स्टार कास्ट जो है वो इंजरीज की नजर हो गई है। वी हैव हर्ड दैट पैट कमिंस, कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इज अनलाइकली टू प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, वो उनका रियल मैच विनर है वाइट बॉल का। जॉश हेजलवुड विल नॉट बी देयर। उसके बाद मिचेल मार्श इज ऑलरेडी आउट, ऑनरिक नोकिया साउथ अफ्रीका, जेरल कोटजे और जसप्रीत बुमराह इज अनलाइकली, क्योंकि वो तीनों मैच नहीं खेल रहे अगेंस्ट इंग्लैंड, अनफिट एंड बैक स्पैज्म है। और साइम अयूब, ही इज आउट। तो ये स्टार कास्ट तो चली गई, तो जितना कि ब्रांड वैल्यू को हर्ट करेगा टीम्स को, तो ये ज्यादा हर्ट करेगा। अब आते हैं पाकिस्तान की। हार्श रियलिटी यार ये है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक थे कि पाकिस्तान वन द सीरीज, वाइट बॉल सीरीज, वनडे सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका। अगर आप उसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ओनली वन मैन जो कि इस सिस्टम से प्रोड्यूस हुआ है लेकिन अपनी एफर्ट्स पे प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज साइम अयूब, जो कि एक वाहिद मॉडर्न क्रिकेटर है। उसने आपको ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोवाइड किया एक्स फैक्टर। और हारिस रऊफ, क्योंकि वो कंड्यूसिव कंडीशंस थी, पिचेस थी वहाँ पे, एक्सप्रेस बॉलिंग, तो वो आप जीते। साउथ अफ्रीका में अगेन सलमान अली आगा पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर, लेकिन बॉल स्किड कर रहा था तो एक मैच में वो आउट कर गए। एक में शहीन ने बॉल रिवर्स हुआ जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी था, आप जीते। और साइम अयूब वाज द वन हु रैन थ्रू द ऑनर्स। तो ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जीते। पाकिस्तान टीम वाइट बॉल में और इवन रेड बॉल में अब इररेलेवेंट हो चुकी है वर्ल्ड क्रिकेट में। Really? क्योंकि आपकी वर्ल्ड का, जी एब्सोल्युटली, मैं बड़ा आपको क्लियर एविडेंस के साथ बताऊंगा। वजह क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई है। जो इंडिया है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका टू सम एक्सटेंट, बट न्यूजीलैंड, यस, ये एक तरफ हो गई टॉप टियर टीम्स, बाकी मिडिल टियर और बॉटम ऑफ द टियर हैं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है इनकी। रीजन क्या है कि पाकिस्तान में रेजिस्टेंस टू चेंज है, क्योंकि इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि ये कट फॉर रोल लोग हैं नहीं। आपके होटल मैनेजमेंट एक्सपर्ट डिग्री जो कि कभी उन्होंने प्रोड्यूस नहीं की, अगर वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट होंगे तो यू कैन वेल इमेजिन कि हम किस तरह, हमारा मेडिकल पैनल जो है उसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। और आजकल वर्कलोड मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, मैंने तभी इंजरीज की बात की कि जहाँ पे ये हैं भी, वहां पे भी क्रिकेट का वर्कलोड मैनेज नहीं हो रहा और उनके बॉलर्स भी इंजर्ड हो रहे हैं, तो हमारा क्या हाल होगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने जो लेटेस्ट टूल्स हैं वो इंटीग्रेट नहीं हम होने देते, जिसमें एआई है, बायोमैकेनिक्स है, किनेजियोलॉजी है। अब ये कोचिंग से लेके इंडिविजुअल टीम असेसमेंट्स तक आ गई, रियल टाइम डेटा है और उसके अलावा मैचअप्स हैं और एआई बहुत यूज होती है। मैं नहीं मान सकता कि आपके जो सिलेक्टर्स थे, जिनमें 96 टेस्ट खेले हुए अजहर अली ने, फ्लेबॉयंट प्लेयर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असद शफीक, और फिर आपने आपके ये जो हैं आकिब जावेद इज आल्सो देयर, सिलेक्शन में भी इनका हिस्सा है। एंड देन एक आपने डाटा एनालिस्ट रखा हुआ है। यार मुनीब, मुझे ये बताओ आप कि आप एक ओपनर के साथ जा रहे हो आप चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने, वन स्पेशलिस्ट ओपनर, और वो ओपनर भी वो जो कि 2 महीने पहले आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया क्योंकि क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की ईगो हर्ट हुई और आपने उसको पीनलाइज किया कि उसने कोई ट्वीट कर दी बाबर आजम की, और आपने उसको ना जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया लेके गए और ना साउथ अफ्रीका लेके गए। जब साइम अयूब इंजर्ड होता है, हालांकि फखर जमान इज योर बेस्ट वन डे प्लेयर, गेम चेंजर एंड मैच विनर, और वो 7 महीने से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ, ठीक है। एक ओपनर है, बैकअप ओपनर आपने नहीं रखा। अब्दुल्ला शफीक अब 2.5-3 साल इन्वेस्ट करते रहे क्योंकि वो बहुत सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लोकल क्रिकेट खेल के आया नहीं था। शुरू में उसका ब्रिलियंट स्पेक्टेकुलर रिकॉर्ड था, लेकिन उसके बाद क्योंकि मैचअप्स होते हैं और ये रियल टाइम डाटा होता है, वो वर्कआउट हो गया
और वो फंस गया। हमारे यहाँ बैकअप सिस्टम नहीं है कि वो आके अपने आप को करेक्ट करता। Right. उससे 3 हुए, आपने उसे सिस्टम से निकाल के फेंक दिया, वो इन्वेस्टमेंट भी गई बाहर में। शान मसूद शुड नॉट बी प्लेइंग टेस्ट मैच क्रिकेट, जो आपका कप्तान है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट वाइट बॉल प्लेयर्स। वनडे में उसका नेशनल रिकॉर्ड है एवरेज का, हिस्ट्री का 54 की उसकी एवरेज है। ही इज नोवेयर। इमामुल हक, उसने बेस्ट परफॉर्म किया, आपने बैकअप ओपनर नहीं रखा। रीजन है इसके, चले मान लेते हैं उसका जो स्ट्राइक रेट है वो टीम के स्ट्राइक रेट स्लो होता है, मान लिया। अच्छा, अब आपने ओपनर क्यों नहीं रखा? इसकी बैक हैंडेड स्टोरी ये है कि आपने मिडिल ऑर्डर में किसी को फिट करना था, क्योंकि आपने बाबर आजम से ओपन करवाना है। अच्छा, अब बाबर आजम आपका जनरेशनल प्लेयर है, मानते हैं हम, वो एक तरफ खड़ा है तो बाकी क्रिकेट आपकी पाकिस्तान की एक तरफ है। लेकिन 2.5 साल से वो मेंटल ब्लॉक्स में है, चाहे ऑफ द फील्ड रीजन है, चाहे उसकी पर्सनल एरोगेंस थी, पर्सनल इनसिक्योरिटी थी, जो भी था। होता क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में, विच यू विल अंडरस्टैंड बेटर, कि आपके जो मेंटल सैचुरेशन होती है और मेंटल इश्यूज होते हैं, यानी कि इंटरनल इश्यूज, वो बाद में एक्सटर्नल बन जाते हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फिर उसका इनएबिलिटी टू फोकस, देन ऑफ कोर्स आपकी जो टेक्निकल ब्रीचेस आते हैं, जो बाबर के साथ हुआ। उसने साउथ अफ्रीका में कपल ऑफ हाफ सेंचुरीज की, बट दे वर मच बियॉन्ड बाबर, मच बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ बाबर आजम। उसको अब आप ओपन कराने जा रहे हैं, यानी कि एक बंदा जो अनसेटल्ड है ऑलरेडी, उसको आप ओपन करा रहे हैं। इरफान खान नियाजी आपने फिर पिक किया, वेरी टैलेंटेड बॉय, उसको आपने नंबर सही नहीं दिए, वो नीचे बहुत आता रहा एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, आपने उसको टीम से निकाल दिया। इरफान को आपने अक्टूबर में क्या जो है वो रखा था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, उसकी जगह तैयब ताहिर रखा, जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। अभी आपको मैं और अगर थोड़ा सा परेशान करूं मुनीब, आप सिलेक्शन की बात कर रहे हो, इस टीम में 5 वो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। और फहीम अशरफ जमान अक्टूबर में निकाले गए, ठीक हो गया। खुशदिल शाह not part of the central contract, Tayyib Tahir not part of the central contract, Mohammad Hasnain not part of the central contract, उस्मान खान और आपने रखा हुआ था उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जरूर दिया हुआ था आपने उस्मान खान को और साउथ शकील को, लेकिन अक्टूबर के बाद आपने उनको वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खिलाई। उस्मान जो है उसका क्लियर कट नजर आता है आपको कि वो फर्स्ट क्लास। अच्छा, एक बार डॉक्टर साहब एक सेकंड, ये जो आपने मुझे बताया, ऑब्वियसली ये गिव्स अस अ वेरी ग्लूमी पिक्चर। मुझे तो बहसियत एक पाकिस्तानी फिक्र भी है, परेशानी जरा थोड़ा सा मैं मायूस भी हुआ हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, इससे पहले कि मैं आपसे एक और जो हमारा स्टाइल ऑफ क्रिकेट है मैं उस पर बात करूँ, ये जो सिलेक्शन है या जो लोग आपने कहा किसी को वाइट बॉल नहीं खिलाया, किसी का कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है, बाबर आजम साहब अगेन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, बट उनके इश्यूज रहे हैं इन द रिसेंट पास्ट। He hasn't been able to perform the way he used to perform. That's somehow I believe, as a cricket fan मैं समझता हूँ। But क्या ये selection inability या unavailability of talent के ऊपर है कि और talent available नहीं है तो इसी को ही लेके चल रहे हैं, या इसके अंदर कुछ और मसला है? बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि क्या बेंच स्ट्रेंथ नहीं है हमारी, क्वालिटी प्लेयर नहीं बैठा हुआ पीछे जो बैकअप की आप बात करते हैं? यार आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, गिव मी 2 मिनट्स। मैंने अभी आपको कहा आपने इन्वेस्ट इरफान नियाजी में किया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप डाटा के अंदर चले जाएं और डिटेल डाटा में चले जाएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटिंग का और बॉलिंग का वो क्या है? वो मिडिल ओवर्स होते हैं। वनडे बड़ी मुश्किल गेम है क्योंकि 15 ओवर से लेके जो आपके 35-40 ओवर तक बैटिंग होती है वो स्ट्राइक रोटेशन पे ऑर्थोडॉक्स बैटिंग होती है। फील्ड आपको फील्डिंग ऑप्शंस भी मिल रहे होते हैं क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वसीम जूनियर is your most striking bowler in that period, ठीक है। हसन अली होता था, वो तो खैर बेचारा इंजरी से और वो बाहर हो गया, वो होता था जो मिडिल ओवर्स में आउट करता था। आपका कोई बॉलर मिडिल ओवर्स में आउट नहीं करता। शादाब खान का बेस्ट रिकॉर्ड था, हालांकि वो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है, वो मिडिल ओवर्स में वनडे में उसकी बेस्ट स्ट्राइक रेट है, वो भी टीम में नहीं है। तो आपका बिल्कुल खाली है। मिडिल ओवर में ना शाहीन से आउट होते हैं और अब इब्रार हर जगह पे आउट करता है। एक सॉलिटरी स्पिनर आपने रखा है। अभी आपका मैं सवाल का जवाब देता हूं, ये वो टीम ही नहीं है जो सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की थी, ठीक है। उस टीम में सुफियान मुकीम था, ये किसने 2 सिलेक्ट स्पिनर। किए फिर? ये सर वो जो राशिद लतीफ कहते हैं ना कि ग्राहम बेल की इजाद का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आप आमिर जमाल पे इन्वेस्ट किया आपने,
उसकी बैक इंजरी थी, आप उसको बजाय रिहेबिलिटेट कराते, आप उसको साथ लेके गए, साउथ अफ्रीका में आपने टेस्ट मैच खिलाया, वो डिसमल परफॉर्मेंस हो गई कि वो 8 ओवर कर सका, वो साफ लग रहा था वो बॉलिंग फिट नहीं है, आपने उसको बाहर कर दिया, चलें कि वो फिट नहीं होगा। फहीम अशरफ कहाँ से आता है, अभी इस पे भी बात कर लेते हैं। 20 लास्ट वनडे इंटरनेशनल्स में बॉलिंग एवरेज ऑफ 107 एंड बैटिंग एवरेज ऑफ 8.7, और अगर इसको आप इसकी ब्रेकअप्स में भी फेज वाइज भी परफॉर्मेंस एज ए बॉलर देखें तो वो सिर्फ इकोनॉमी बेस है, आउट नहीं करता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, टीम से बाहर है, निकाला गलत किया था जब T20 से निकाला था, पॉलिटिकल कनेक्शंस। अभी तो उन्होंने रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज भी पूरी फैमिली ने चेंज कर ली क्योंकि वो बल्क में फैसलाबाद से चेंज होते हैं। ठीक हो गया। उस्मान खान कहाँ से आ गया, वो तो साफ एक्सपोज हो चुका है कि उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप है वो उसमें सिंक ही नहीं हुआ। आप जो मर्जी कह लें, आप यूएस लेके गए, T20 खिलाए, टेक्निक का प्रॉब्लम है, उसकी बैटिंग फिटनेस का प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी जगह आप रोहिल नजीर को फारिग कर रहे हैं पर्सनल एजेंडर्स पे। ठीक हो गया। देन आपने पहली टीम में सुफियान मुकीम था, फिर टीम चेंज हो गई, ये आ गए सारे। ठीक है। अब क्या हुआ है कि जब ये प्रेशर आना शुरू हुआ है, अब सुना है कि अभी 2 दिन हैं तो शायद तैयब ताहिर पे कैंची चले और सुफियान मुकीम वापस आ जाए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा क्रिकेट पे बात हो रही है, आपका इंटरेस्ट है, हमारा स्क्वाड कैसा है और फाइनलिस्ट कौन होंगे, पाकिस्तान उनमें शामिल है डॉक्टर नुमान नियाज़ की नजर में या नहीं, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, ये एक तो मैं इससे आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि फाइनल्स में क्या होगा, कौन सी टीम जाएगी फाइनल तक, पर एक बात जो मुझे हमेशा एक तकलीफ भी होती है कि हम बहुत सी टीम्स को देखते हैं, लाइक न्यू टैलेंट आता है, पता लगता है यार कोई इंसेन हिटर आया है। जैसे आपने साइम अयूब की बात की कि वो पर्सनल ब्रिलियंस के ऊपर वो उसने आउटशाइन किया सारों को। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास एक साइम अयूब है, बाकी फिर ढूंढनी पड़ती है कि पता नहीं कोई है या नहीं है। वेरएज मैं साउथ अफ्रीका देखूं, इंग्लैंड देखूं, पता लगता है यार ये इस प्लेयर को तो पहली दफा देखा नहीं है लेकिन उसने धो के रख दिया किसी एक मैच में पूरी टीम को। ये क्या वजह है कि वी डोंट हैव मॉडर्न डे क्रिकेटर्स जो पिंच हिटर्स हो, इनसेन बैटिंग करते हो और हमारा बैटिंग स्टाइल ही तब्दील हो जाए। हम आज भी 50 ओवर को उस तरह खेलते हैं जैसे शायद आज से 20 साल पहले 50 ओवर खेली जाती थी। यार आपने बहुत अगेन वेरी इंसाइटफुल। देखें, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके पास मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आप मॉडर्न क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आप डेवलप नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन और स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल होना चाहिए, उस पर कोई लिफ्ट नहीं है। वाई? क्योंकि रेजिस्टेंस टू चेंज है, जो मुझे काम नहीं आता मैं क्यों एक्सपोज हूं और वल्नरेबल हूं। सो इट्स ए ग्लेयरिंग केस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ द पीसीबी मैनेजमेंट। अच्छा, जो चेयरमैन आते हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट savvy नहीं होते, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर स्टॉक। आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुझे एक बंदा बता दीजिएगा जो रेलेवेंट पोजीशन पे डिजर्विंगली बैठा हुआ है। ठीक हो गया। एक दूसरा पर्सनल एजेंडाज है। तीसरा अनफॉर्चुनेटली जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जब पाकिस्तान में आई, वो फ्रेंचाइज जो होल्डर्स हैं वो बजाय अपने कैलेंडर्स बना के और अपनी लीग को बर्जनिंग करते और उसको एक्सपैंड करते और उसका आउटले बढ़ाते, वो इन चक्रों में पड़ गए कि पावर इंक्रोचमेंट, उनकी इन्फिल्ट्रेशन, अब ये हैंड इन हैंड चलते हैं, पीसीबी की ब्यूरोक्रेसी और वो और कुछ मीडिया हाउसेस एंड चैनल्स। अच्छा, फिर आपको याद होगा कि कुछ प्लेयर्स के अगेंस्ट हमने वेंडेटा बना लिया क्योंकि वो सरोगेट कंपनीज जो हैं वो इन्होंने ना की थी, रिजवान ने और बाबर ने, और बाद में वो बैन हो गई थी सरोगेशन। फिर चौथा प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, सिफारिश है, नेपोटिज्म है और फेवरिज्म है, जिसकी वजह से आप लड़कों को तैयार नहीं करते। फिर क्या है कि आपके सीनियर प्लेयर्स जो हैं, क्योंकि आपकी सिलेक्शन इतनी वल्नरेबल है कि वो इनसिक्योर होते हैं, वो बाहर नहीं बैठते। अगर आप इंडिया को देखें, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर जो कि हैंड्स डाउन वर्ल्ड रैंकिंग का प्लेयर है, वो अभी तक वनडे में फिट नहीं हो रहा। वो अभी लिया, उसने अभी डेब्यू नहीं किया हुआ। फिर आप अगर इंडिया का टैलेंट देखें, ये वही इंडिया ना 2007 से पहले आप इनको खा जाते होते थे, ये वही इंडिया के अभिषेक शर्मा की आप फ्लेबॉयंस और मॉडर्न क्रिकेट देखें। ठीक है। इंडिया का थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं ये दूंगा, लोग समझते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जिताते रहे। नो, उनकी बॉलिंग डोमिनेंट टीम है,
उनके फास्ट बॉलर्स ऊपर से आउट करते हैं, 15 से लेके 45वें ओवर तक स्पिनर्स आउट करते हैं, कुलदीप यादव बल्क ऑफ बॉलिंग करते हैं या वो रविंद्र जडेजा करते हैं। साइंटिफिकली हर ब्रैकेट हर फेज के लिए उनका प्लेयर है। और हम डाटा, अच्छा, हमारे एक डाटा एनालिस्ट टीम के साथ गए थे जो क्रिकेट इन्फो के डाउनलोड करते थे, उनको यही नहीं पता डाटा साइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट और इंटरप्रेटर में क्या फर्क है। अच्छा, ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है सारा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको प्लेयर का रिकॉर्ड चाहिए, फिटनेस रिकॉर्ड चाहिए, करंट फॉर्म चाहिए, मेंटल उसका स्टेटस चाहिए आपको, उसके बाद उसकी आपकी इंजरी प्रिवेंशन इंडेक्सेस चाहिए, उसके बाद किस ऑपोजिशन के खिलाफ उसने कितने रन्स किए, कहाँ पे किए, अभी जो मैंने सिलेक्ट करने जा रहा हूं मैं कहाँ पे खेलूंगा, उस ऑपोजिशन का मैचअप क्या है, किस ब्रैकेट में। सब अब सपोज मिडिल ऑर्डर में हमने साउथ शकील को खिलाना है, हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट के लिए ले आते हैं, फैंटास्टिक बैट्समैन, उस स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, होना चाहिए वनडे में। अब उसका पता होना चाहिए कि यार कुलदीप यादव बॉलिंग कौन से ओवर्स में करेगा, तो उसको आप ऊपर नीचे करेंगे। साउथ कैन प्ले कुलदीप मच बेटर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ बाबर और रिजवान। Right. ये इस तरह डेवलप होती है। तो हमारा टोटल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, कंप्लीट डिसअरे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसअरे, एंड वी डू नॉट वांट कि हम प्रायोरिटाइज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत खुशी की बात है कि आपने स्टेडियम्स रिवाइटलाइज कर लिए जो कि सदियों में नहीं हुए थे, लेकिन जितना एक्सपेंस इन स्टेडियम्स में हुआ है, नए बन जाते दो, और ये जो है आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं। ठीक, अच्छा, टुवर्ड्स द एंड एक आखिरी सवाल है आपके नजदीक, फाइनल आप क्या देख रहे हैं, कौन सी टीम, किन किन टीम्स के दरमियान? ऑब्वियसली वी वांट इंडिया पाकिस्तान फाइनल, हु डजंट वांट दैट, बट प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, हाउ इज इट गोइंग टू पैन आउट? गिव मी 30 सेकेंड्स। इंडिया का जो प्रॉब्लम है, इंडिया की टीम बहुत बेहतरीन है, प्रोबेबली द बेस्ट टीम, दुबई में खेल रही है, 4 स्पिनर्स हैं, बट एक तो उन्होंने सिराज को ड्रॉप किया, शमी को लेके आए हैं। मोहम्मद शमी का रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंजरी से आ रहा है, तो मे नॉट बी फायरिंग एट हिज बेस्ट। जसप्रीत बुमराह प्लेज टोटल डिफरेंट होगी आउटलुक, नहीं खेलेगा तो अर्शदीप वगैरह को हैंडल करना है डेथ ओवर्स, तो उनको प्रॉब्लम होगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा वाइट बॉल के ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं, लेकिन मेंटली इस वक्त इतने सैचुरेटेड हैं और इतने आउट ऑफ प्लेस लगे बोडो गवास्कर ट्रॉफी टेस्ट मैचेस में। रोहित तो ड्रॉप ही हो गए आखिरी टेस्ट में, और विराट से रन ही नहीं हुए पहले टेस्ट के बाद। ये देखना होगा कि वो कैसे इसको टर्न अराउंड करते हैं। उसके लिए लिटमस टेस्ट ये 3 वनडे इंटरनेशनल हैं जो इंग्लैंड से खेल रहे हैं, पर इंडिया सीम्स टू बी द टीम। लेकिन मेजर परफॉर्मर ऑस्ट्रेलिया, मेंटली स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी द फाइनलिस्ट। पैट कमिंस के बगैर, हालांकि स्टीवन स्मिथ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इज गोइंग टू बी अ मच बेटर कैप्टन, लेकिन पैट कमिंस उनका परफॉर्मर है, वो उसकी 103 आउट हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचेस जीता हुआ है। सो यू कैन वेल इमेजिन अगर वो नहीं आता उनको प्रॉब्लम आएगा। स्पिनर्स उनके पास एक ग्लेन मैक्सवेल है, पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइमर से आप आगा सलमान से या खुशदिल शाह से आप मिडल ओवर्स नहीं करवा सकते। तो इसी तरह उनका जाम्पा उनके पास है। तो आई पर्सनली फील कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2 बेस्ट टीम्स। अब आए, अब एक इंटरेस्टिंग आपको मैं एंगल देता हूँ। ग्रुप ए में है इंग्लैंड, 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेल रहा है, रनर्स वीक हैं, बैटिंग उनकी 1 डायमेंशनल है, लगे जाते हैं तो पैक ऑफ कार्ड्स हो जाते हैं, एक हो गया। देन साउथ अफ्रीका, बैटिंग वीक है, बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन ऑनरिक नोकिया का उनको बहुत नुकसान होगा, जेरल कॉर्जे का होगा, बट स्टिल दे हैव रबादा एंड गीडी और मार्को यानसन। फिर उनके 2 स्पिनर्स बहुत आला हैं, केशव मिराज इज देयर और तबरेज शमशी इज देयर। तो साउथ अफ्रीका इज अ गुड टीम, लेकिन वहां पे एक टीम ऐसी है जो अफगानिस्तान है, जो इन कंडीशंस की शहजादी है। बैटिंग उनकी ऊपर से बहुत आला चल रही है, थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाई तो स्पिनर्स तो खा जाएंगे। तो डार्क हॉर्स अफगानिस्तान होगा फॉर वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट प्लेसेस। राइट, ठीक है जी। ठीक। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का प्रोबेबली जो मर्जी हो जाए ये जाएगा नेट रन रेट पे। मैं पाकिस्तान को इन तमाम वजूहात की बिना पे, डिसयूनिटी, इनसिक्योरिटीज, रॉन्ग सिलेक्शन, आई एम स्टिल नॉट काउंटिंग देम आउट। Still not counting them out. Obviously, naturally, वो हमारा एक अपना फैक्टर भी होता है. We want our team to, और हम चाहते हैं कि इवन इन बॉटलनेक्स के साथ भी हम आउट परफॉर्म करें सबको. डॉक्टर भाई, काइंड ऑफ यू, आपने अपना वक्त दिया. प्रोग्राम आपने देखा नहीं, इसका फीडबैक हमें जरूर देगा. देखने का बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.